अब चलने लगा, ठीक। किसमें? विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हाँ उसको समझना है। पहले आ जाओ, अजंता की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। पहली बात तो अजंता की गुफाएं शब्द लिखते हैं कहाँ? कहाँ क्या हम लिखते हैं? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहां पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद, ठीक। महाराष्ट्र में कहा? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक स्थान है अनिष्ठा। अनिष्ठा, और इसको कभी कभी कहते हैं अनिष्ठा, ठीक। ये गांव का नाम है। इसी गांव में क्या पड़ता है? अजंता की गुफाएं, ठीक। अजंता की गुफाएं ये कब बनाई गई है? किसके काल में? गुप्त कालीन। ये कैसे है? गुप्त कालीन गुफाएं, ठीक। ये गुप्त कालीन गुफाएं, गुप्त कालीन गुफाएं, ठीक। ध्यान रखना, गुप्त कालीन गुफाएं इसमें कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा अजंता एलोरा में जो गुफाएं टोटल की संख्या कितनी है उनकी? हमने कहा अजंता में टोटल गुफाएं कितनी है? 34 या 29? 34। इसमें गुप्त कालीन गुफाएं कौन कौन सी है? 16 और 17। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 वो कैसी है? गुप्त कालीन गुफाएं, ठीक। ध्यान रखना इसकी। अच्छा, कुल गुफा कितनी बताई हमने? कुल गुफाएं 29। कुल गुफाएं कितनी है? 29, ठीक। कुल गुफाएं कितनी है? 29। और उसकी इनकी खोज सबसे पहले, इन अजंता एलोरा की खोज सबसे पहले किसने की है? इसके बारे में विवाद भी है। इसकी खोज के लिए विवाद है। पहली बार खोज की है 1819 में। 1819 में किसने? 1819 में कनिंघम के द्वारा, के द्वारा इसकी खोज की गई। और ये कनिंघम क्या थे? कनिंघम मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक थे। मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक थे। ध्यान रखना, अजंता की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहाँ वहाँ पर एक अनिष्ठा स्थान है, अनिष्ठा गांव का नाम पड़ता है और उसको कभी कभी अनिष्ठा भी कहते हैं। उसी गांव में क्या है कि अजंता की गुफाएं पड़ती हैं। ये गुप्त कालीन की गुफाएं कौन सी है? 16 और 17 ये गुप्त कालीन गुफाएं। इसमें कुल गुफाएं बनी है 29। इसकी खोज सबसे पहले इन्हें किसने देखा था? मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक थे जिनका नाम है कनिंघम। कनिंघम ने सबसे पहले इन गुफाओं को देखा था, ठीक। कनिंघम ने ही सबसे पहले इन गुफाओं को देखा था और उसकी जांच पड़ताल की, इनकी जांच पड़ताल की, ठीक। और बता दें ये किस नदी के किनारे है? जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये किस नदी के किनारे है? अजंता की गुफाएं, एलोरा नहीं, अजंता। अजंता की गुफाएं किस नदी? नदी का नाम नदी के किनारे, बघोरा नदी के किनारे। क्या हुआ? बघोरा नदी के किनारे ये पड़ते। सबसे पहले इन्हें किसने देखा है? किसका नाम बताया? कनिंघम, ठीक।
आपको बता दें मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक है कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम भी इन्हें कहा जाता है। ठीक, चाहे अलेक्जेंडर शब्द मिले और चाहे कनिंघम मिले, दोनों एक ही बात, अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसे शब्द का प्रयोग करना। ठीक, और लेकिन इनके बारे में जो शोध पत्र, अगर कभी कभी बात ये भी कही जाती है कि अलेक्स कनिंघम ने सबसे पहले देखा, फिर 1924 में इसे किसने, अलेक्जेंडर ने इसे 1924 में इसे देखने गए। और कुछ लोग कहते हैं विलियम एरिक्सन, जो विलियम एरिक्सन जो है, इन्होंने सबसे पहले इस अजंता की गुफाओं को देखा। अब जब इन्होंने ब्रिटिश सरकार संसद में इसकी बात चलाई है, तब जाके इन कनिंघम आए हैं। कब? 1924 में इन्होंने आकर के इसका निरीक्षण किया और शोध पत्र तैयार किया है इसके बारे में, अजंता की गुफाओं के बारे में। ये विवादित क्वेश्चन रह जाता है। ठीक, कहा जाता है, कोई कहता है इसलिए खोज में मैंने जो सबसे ज्यादा माना गया है वो 1819 में कनिंघम, जो मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक थे, उन्होंने सबसे पहली बार इसे देखा। ठीक, निर्माण किसने कराया था इस गुफा का? निर्माण निर्माण की अगर बात करें कि निर्माण किसने कराया, किसने? कृष्णदेव राय? नहीं, कृष्ण प्रथम कोई नहीं है, ये नहीं है। आपने वाकाटक वंश सुना है कि नहीं? वाकाटक नरेश, ठीक, वाकाटक नरेश है जिनका नाम है पृथ्वी सेन के सामंत, पृथ्वी सेन। ठीक, आपको बता दें जो वाकाटक के नरेश हैं, वाकाटक के राजा हैं पृथ्वी सेन, इनके कार्यकाल में मुख्य रूप से बनवाया किसने था? पृथ्वी सेन के एक सामंत जिनका नाम है बराहदेव। पृथ्वी सेन के सामंत बराहदेव, इन बराहदेव ने इस अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया और इनको कभी कभी व्यासदेव द्वारा भी कहा जाता है, व्यासदेव द्वारा। ठीक, व्यासदेव द्वारा, इसे बराहदेव नाम सबसे ज्यादा मिलता है, यही से रहता है बराहदेव। ये किसके? वाकाटक वंश के एक नरेश है पृथ्वी सेन, और उनका एक सामंत है बराहदेव। ये बराहदेव के द्वारा इस अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया गया। ठीक, और इस जो अजंता की गुफा आप गूगल पर सर्च करके देखना वो कैसी है। ये प्रकृति के रूप से संरक्षित है, जैसे ऐसे ये जो बसी है, बसने का आकार है, वो बसने का आकार उसका इस तरीके से अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब है ये घोड़े के नाल की तरफ है। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका आकार कैसा है। यहाँ पर सादे पहाड़ियां पेड़ है, ये सब खूब हरियाली से संरक्षित है। ये पूरा आकार जब देखेंगे आप तो आपको घोड़े की नाल के जैसा होगा। अब पूरा चित्र ऊपर से फिगर चित्र बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तो लगेगा कि वो घोड़े का पैर नहीं होता है, पैर मतलब खुर, उसके आकार की ये संरचना पूरी बनी हुई दिखाई पड़ती है। उसमें ये जो बनी है अजंता की गुफाएं, वो घोड़े के नाल की तरफ बनी हुई। ठीक, नीचे डालो, आकार घोड़े के पैर के नाल की आकार है, आकार घोड़े के पैर के नाल के आकार की है, घोड़े के पैर के नाल के आकार की, घोड़े के पैर के नाल के आकार के बराबर, आकार के समान या आकार की है। इस अजंता की गुफाएं में चैत्य की गुफाएं कुल कितनी है? कुल गुफाएं कितनी हमने बताई है? 29। और ध्यान देना, कुल गुफाएं 29। ठीक, और इस 29 में
क्या है? 4 गुफाएं कैसी हैं? 4 चैत्य गुफाएं, 4 चैत्य गुफाएं, 4 चैत्य गुफाएं कौन कौन हो सकती है? 4 चैत्य गुफाएं 9, 10, 19 और 26। ये गुफा नंबर है जो 4 जो गुफा नंबर है, ये चौथी 9वीं गुफा नंबर, 10वें नंबर की और 19वें नंबर की और 26 नंबर की, ये चैत्य गुफाएं कही जाती है। बची कितनी है? बची कितनी है? 25। और 25 गुफाएं ये किसकी? बिहार गुफाएं, बिहार गुफाएं है। ये 4 चैत्य गुफाएं, चैत्य का मतलब बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। और जहां बौद्ध लोग निवास करते हैं, पूरे साल तो वो पूरे उपदेश दिया करते हैं। 4 महीने जब होते हैं बरसात के, उस समय वो आराम करते हैं। वो आराम कहाँ करते हैं? बिहार में। ठीक, वो बिहार में क्या करते हैं? अगर आराम करते हैं, और उस आराम करने के स्थान को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिहार। जहां पर चैत्य है, मतलब जहां पर पूजा होती है, तो 9 और 10 और 19 और 26 इस गुफा में आपको बौद्ध जो लोग हैं वो क्या करते थे? पूजा करते थे। बाकी जो 25 गुफाएं हैं वो विश्राम किया करते थे सभी लोग मिलकर। ठीक, ध्यान रखना। पूजा ग्रह कितनी है? 4। तो ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगी? पूजा ग्रह, पूजा ग्रह, इनमें पूजा होती थी, पूजा ग्रह कहलाते हैं। ठीक, और अच्छा आपको और चीज बता दें, नोट में क्या डालिए? नोट। हमने आपको गुप्तकालीन गुफाएं कितनी बताई? 2, 16 और 17। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं एक गुफा और गुप्तकालीन है। वो कौन सी है? 19 नंबर की। नीचे डालो। कई विद्वानों के अनुसार गुफा संख्या 19 भी, गुफा संख्या 19 भी गुप्तकालीन है। ठीक, गुफा संख्या 19 भी गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 19 भी गुप्तकालीन है। अच्छा, सर्वाधिक क्या मिलता है? 16-17 में सबसे पहले, या सर्वाधिक 16 नंबर की जो गुफा है इसमें सर्वाधिक चित्र। ऐसी जो जितनी गुफाएं हैं, इन गुफाओं में 1 से लेकर के 29 तक की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस गुफा में है? ठीक, सर्वाधिक चित्र गुफा नंबर 16 में। सर्वाधिक चित्र गुफा नंबर 16 में। ठीक, अच्छा एक चीज और भी बता दें, जो सर्वाधिक चित्र गुफा नंबर 16 में, लेकिन यहाँ पर ऐसे न लिख के लिखो सर्वाधिक चित्र नहीं, पहले सर्वाधिक चित्र गुफा नंबर 16 में थे। बहुत सारे चित्र अब मिट गए। वर्तमान में सबसे अधिक चित्र किस गुफा में है? इसमें डालो। पहले सर्वाधिक चित्र गुफा नंबर 16 में थे, लेकिन वर्तमान समय में सर्वाधिक चित्र गुफा नंबर 17 में। गुफा नंबर 17 में सबसे ज्यादा चित्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक चित्र वर्तमान में सर्वाधिक चित्र गुफा नंबर 17 में। चाहे जैसे पूछे जाए, सर्वाधिक चित्र किस गुफा में पाए गए थे? 16 में। वर्तमान में सर्वाधिक चित्र कहाँ है? गुफा नंबर 17 में। ध्यान रखना, ना समझ सकते हो तो बता दीजिए। गुफा नंबर 17 में सबसे ज्यादा चित्र है। फिर बिहार गुफाएं जो कितनी है, उनकी संख्या कितनी है?
25। बिहार गुफाएं का मतलब क्या हम जाने? बौद्ध निवास। ध्यान रखना, बौद्ध निवास, ठीक, बौद्ध निवास को ही हम बिहार कहते हैं। और इन्हीं गुफाओं में क्या है, ये लोग निवास किया करते हैं। ठीक, ध्यान रखना, इन जो गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं, जो चित्र बनाए गए थे वो टेम्पेरा व फ्रेंसो विधि का प्रयोग किया गया है। जैसे अपने यहाँ क्या लगाई जाती, पुट्टी। पहले पुट्टी के चित्र बनाए जाए और फिर उस पर रंगों को उकेरा जाए। उकेरा मतलब उस पर रंग लगा के उसे सजाया जाए, और उसी को हम क्या कहेंगे। वही बात यहाँ पर आ जाती है चित्र निर्माण में। नीचे डालो, चित्र निर्माण में टेम्पेरा व फ्रेस्को, टेम्पेरा व फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया गया। ठीक, चित्र के निर्माण में टेम्पेरा व फ्रेस्को विधि का निर्माण किया गया। ठीक, ध्यान रखना। और साहब को और एक चीज बता दें, सबसे आपको बताया है कि चैत्य गुफाएं कितने, कौन कौन बताए मैंने? चैत्य गुफाएं 4 है, 9, 10, 19 और 26। ये 4 है। इसमें सबसे प्राचीनतम चित्र किस गुफा में, सबसे प्राचीनतम चित्र बताइए, किसमें? 10वीं या 9वीं? 9वीं या 10वीं? सबसे प्राचीन गुफा जो है वो कौन से नंबर की? 10वीं या 9वीं? 9वीं गुफा सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। ध्यान रखना, सबसे 9वीं गुफा जो है वो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। ठीक, नौवीं गुफा सबसे प्राचीन, हालांकि 9वीं और 10वीं दोनों प्राचीन है। 9वीं और 10वीं ये दोनों प्राचीन गुफा मानी जाती है, प्राचीन। और इन दोनों के बीच अगर पूछा जाए, सबसे प्राचीन गुफा 9वीं और 10वीं सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। ठीक, फिर ध्यान देना, गुफा संख्या 8 और 13, गुफा संख्या 8 और 13 कैसी है? 8 और 13 बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। गुफा संख्या 8 और 13 जो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। ठीक, जो गुफा संख्या 8 और 13 है वो बौद्ध धर्म में एक हीनयान और महायान, महायान 2 भागों में बटा है। जो 8 और 13 है उसमें हीनयान से संबंधित सभी बातें दी गई। ठीक, या और ध्यान देना, जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें चित्रों का जो विषय है वो लौकिक है या पारलौकिक है? पारलौकिक है। नीचे डालो, नोट करके लिखो, नोट। अजंता की गुफाओं के चित्रों का विषय पारलौकिक मतलब धार्मिक है, पारलौकिक है। कभी आपने नाम सुना होगा बाघ की गुफाएं। जो बाघ की गुफाएं हैं उनका विषय लौकिक है, बाघ की गुफाओं का विषय लौकिक है। और इनकी गुफाओं का कैसा है?
ध्यान रखना। ठीक, गुफा संख्या 16। अब डालो पहले मेन जरूरी, गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 भगवान बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4। ध्यान रखना, गुफा संख्या 16 में भगवान बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य उसमें दिखाए। कौन से 4 दृश्य थे जिन्हें देख करके भगवान बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हो गया था? बीमार हुआ व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति को देखा था, कौन सा? वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक सन्यासी को देखा, एक सन्यासी, एक मृत, एक जीर्ण शरीर। उन सब में देखा था कि जो सब है सबके सब परेशान। प्रसन्न कौन है? सन्यासी। सन्यासी। ठीक, तो इस गुफा संख्या 4 में भगवान बुद्ध को वैराग्य, भगवान बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न होने वाले 4 दृश्य, उत्पन्न होने वाले 4 दृश्य ये दिखाए गए हैं गुफा नंबर 16 में। पहली बात। दूसरी बात, एक तरफ भगवान बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य दिखाए गए हैं, दूसरी तरफ क्या किया गया है? उपदेश सुनाते हुए भक्तगण। दूसरे नंबर पर दूसरी बात इसमें क्या दिखाएंगे? उपदेश सुनाते हुए भक्तगण। ठीक, गुफा नंबर 16 में ये बात है। ठीक, ये दूसरा चित्र क्या है? उपदेश सुनाते हुए भक्तगण दिखाई देते हैं। और तीसरी बात ये दिखाई गई है, एक मरणासन्न अवस्था में एक राजकुमारी का चित्र है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मरणासन्न अवस्था में एक राजकुमारी का चित्र किस गुफा में? इसी गुफा नंबर 16 में। और ये गुफा में ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा भी है और सबसे प्रसिद्ध चित्र ही है। नंबर 3, मरणासन्न अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में राजकुमारी का चित्र, राजकुमारी का चित्र। ठीक, इतनी बातें गुफा नंबर 16 में दी। और ये जो मरणासन्न अवस्था है ये सबसे प्रसिद्ध चित्र। ठीक, सबसे प्रसिद्ध चित्र है, इससे ज्यादा कोई नहीं। फिर डालो गुफा नंबर 17, इसको हटा दे। गुफा नंबर 17 में क्या दिया है? गुफा संख्या 17। इसमें क्या दिया गया है? वर्तमान में सर्वाधिक चित्र इसी गुफा में। ध्यान देना, वर्तमान में सर्वाधिक चित्र इसी में। पहली बात याद ध्यान देना, पहले किस गुफा में सर्वाधिक चित्र थे? 16। ठीक, वर्तमान में सर्वाधिक चित्र इसमें 17 में। इसे चित्रशाला भी कहा जाता है, इसीलिए इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। ठीक, सर्वाधिक चित्र होने के कारण इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। बुद्ध के त्याग, तीसरी बात, बुद्ध के त्याग। ठीक, बुद्ध के त्याग व महाभिनिष्क्रमण का चित्रण किया गया। बुद्ध के ग्रह त्याग शब्द लिखो, ग्रह त्याग
और ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ठीक, महाभिनिष्क्रमण का चित्रण किया गया है, का चित्रण किया गया, ठीक। इसमें बुद्ध की गुफा नंबर 17 में इनके सबसे ज्यादा चित्र हैं और चित्रशाला भी इसी को कहा जाता है। जब भगवान बुद्ध ने क्या किया था कि ग्रह त्याग दिया था, घर त्याग दिया था, 29 वर्ष की अवस्था में जब वो ग्रह को त्याग करके कहाँ पहुँचते हैं, जैसे घर त्यागते हैं, घर त्यागने के बाद अपने वस्त्रों को धारण करते हैं और वस्त्र धारण करने इन्होंने अपने साथी चन्ना को लेकर के जाते हैं। कौन सी नदी पड़ी थी, उसके बाद में इन्होंने पहले वस्त्र त्यागे और सारा जेवर अपना उतार करके अपने सारथी को दे दिया। सारथी का नाम चन्ना। और उसके बाद में जैसे वो पार करके जंगल पहुंचे, उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये यहाँ पर की बात दिखाई गई है इसमें, ठीक। बुद्ध की पत्नी यशोधरा, फिर इसमें क्या दिखाया गया है? बुद्ध की पत्नी कौन है? यशोधरा। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा। और यशोधरा जिसे हम क्या कहते हैं? इनका नाम बिंबा और गोपा, ये इनको उपाधियां दी जाती हैं, ठीक। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को दान में देते हुए चित्र बनाया गया है, ठीक। हमारी बात पहले समझना, यहाँ पर स्त्री के त्याग की पराकाष्ठा मानी गई है, ठीक। इसे महिला त्याग की सबसे बड़ी पराकाष्ठा। क्या दिक्कत है कि जब भगवान बुद्ध ने बुद्ध जो है उन्होंने पहले तो घर छोड़ दिया, पत्नी अकेले रह गई, तब भी तो दिक्कत है। अब जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, अब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जैसे उन्हें लगा कि अब तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अपने घर गए भिक्षा लेने। अब भिक्षा में उन्होंने अपनी पत्नी से अपने पुत्र को मांग लिया कि आप मुझे ये पुत्र दो ताकि इसे भी हम ज्ञान अर्जन देकर के इसे भिक्षुक बनाए। तो जब भगवान बुद्ध से अपने पुत्र राहुल को मांगा, इनके पुत्र का नाम राहुल है, राहुल को जब मांगा है, तब इनकी जो पत्नी है यशोधरा ने उस पुत्र को इन्हें दान में दे दिया। और इसे ही कहा जाता है कि इसे महिला के त्याग की पराकाष्ठा माना गया, क्योंकि अब पहले तो पति ही चला गया, अब जीने का सहारा पुत्र बचा था, अब पुत्र को भी उन्होंने ले लिया, अब वो कैसे किसके सहारे चले? तो इसीलिए महिला की पराकाष्ठा जो कही गई है, महिला के त्याग की पराकाष्ठा जो कही गई है, इसी बात के लिए कहा गया। नीचे डालो, क्या लिखा? बिंबा गोपा द्वारा अपने पुत्र राहुल को दान मतलब त्याग, ठीक। दान में देते त्याग, ठीक। त्याग का चित्रण किया गया है इस गुफा में, इसका, ठीक। ध्यान रखना, इसे महिला के त्याग की पराकाष्ठा माना गया, ठीक। महिला के त्याग की पराकाष्ठा को भी इसमें माना गया है, ठीक। ये बात कही गई है कि महिला के त्याग की पराकाष्ठा, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, इसके बाद में अजंता की अन्य गुफाओं का भी जो मेन है उनको भी बता दे, एक से सभी बताना ठीक जरूरत नहीं है। अजंता की गुफाओं का अन्य चित्रण, अजंता की गुफाओं का अन्य चित्रण, कहाँ चित्रण, क्या है जरूर समझो। झूला झूलती हुई राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में मिलता है?
नंबर 1 झूला झूलती हुई राजकुमारी का चित्रण। ये गुफा नंबर 2 में, चाहे तो यहाँ हटा देना गुफा संख्या। ठीक, झूला झूलती हुई राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में दिखाया गया है? गुफा नंबर 2 में। ठीक, ध्यान रखना। बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जन्म ये किस गुफा में दिखाया गया है? बुद्ध का जन्म गुफा नंबर 2 में। 2 में ही बुद्ध की गुफा। अच्छा, बैठी हुई स्त्री का चित्रण, बैठी हुई स्त्री का चित्रण ये किसमें किया गया है? ये गुफा नंबर 9 में। बैठी हुई स्त्री का चित्रण दिखाया है। पुजारियों का दल स्तूप की ओर जाते हुए, पुजारियों का दल स्तूप की ओर जाते समय ये चित्रण किस गुफा में दिखाया गया? तब ये गुफा संख्या कौन सी होगी? यहां पर मैंने कौन सी लिखी? 9। ठीक, 9 में दिखाया गया। अगली बात, सांडों की लड़ाई का चित्रण, सांडों की लड़ाई का चित्रण ये किसमें दिखाया गया है? गुफा नंबर 1। ठीक, ध्यान रखना। हाँ, 1 में। और आपको बता दें गुफा संख्या 1 में पुलिकेशन द्वितीय द्वारा, जो गुफा संख्या 1 है उसमें पुलिकेशन द्वितीय द्वारा ईरानी शासक परवेज शाह खुसरो का स्वागत करते हुए भी दिखाया गया है। नोट करके लिख लो, ये कभी कभार रेयर केस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 1 में पुलकेशन द्वितीय द्वारा ईरानी शासक परवेज शाह खुसरो द्वारा स्वागत करते, परवेज शाह खुसरो का स्वागत करते, खुसरो शाह का स्वागत करते हुए दिखाया। ठीक, ये बात दिखाई दी। हम बता देंगे। अभिलेखों की बात की जाए तो गुप्त शासकों के अभिलेख की बात की जाए, प्रारंभिक गुप्त शासक कौन थे? प्रारंभिक गुप्त शासक कौन है? जैसे गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त और फिर उसके बाद में घटोत्कच। देखो पहले डालना श्रीगुप्त और फिर घटोत्कच लिखो, टमाटर वाला टा। अच्छा, टमाटर वाला टा,
ऐसे चा घटोत्कच चा होगा ठीक सर, ऐसे चा होगा सर। ऐसे Yes, yes. This one right, sir. Your name, अरे my ता- dad is, संभोग देखी क्या हुआ? रोक देखी था अच्छा आप सही लिखा है? नहीं लिखा सही है। ता और चा इसमें कभी कभी क्या होता है कि किताबों में कुछ कई बार पढ़ते पढ़ते उसका माइंड स्लिप हो जाता है ना। चलिए कोई अभी भी गलत है शिवम। पहले सही कर दिया था। आधा काम करना। घटोत्कच इत्यादि का क्या नहीं मिल पाता है? प्रमाण नहीं मिल पाता। हाँ प्रमाण भी कह सकते हैं। इत्यादि का अभिलेखीय साक्ष्य नहीं। अभिलेखीय साक्ष्य नहीं। ठीक इनका अभिलेखीय साक्ष्य नहीं दिखाएगा। और गुप्त वंशावली का उल्लेख जो गुप्त वंशावली है गुप्त वंशावली का उल्लेख कहाँ मिलता है? गुप्त वंशावली का उल्लेख हमें कहाँ दिखाई पड़ता है? बिलसड अभिलेख जो कुमारगुप्त प्रथम का है। बिलसड अभिलेख ये कुमारगुप्त प्रथम का है। इसमें सबसे पहले गुप्त वंशावली का उल्लेख किया गया है। ठीक राम और इस बिलसड अभिलेख में इसमें भी एक चीज है, नाम सुना होगा आपने, एक रामगुप्त शासकों में रामगुप्त का उल्लेख नहीं है। ध्यान देना गुप्त वंशावली का उल्लेख हमें बिलसड अभिलेख में मिलता है। बिलसड अभिलेख में जब इनका उल्लेख मिलता है सारे जो गुप्त वंश के शासक हैं उन सबका उल्लेख मिलता है, केवल रामगुप्त का उल्लेख नहीं मिलता है। ध्यान रखना बिलसड अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख नहीं मिलता है? रामगुप्त का नहीं। ठीक रामगुप्त का केवल उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी सबका मिलता है। सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने राज्यारोहण के दिन कौन दिन इनका राज्यारोहण हुआ था? इनका राज्यारोहण 3 मार्च 31वीं ईस्वी को। 09/3/31वीं ईस्वी। ठीक 09/03/31वीं ईस्वी को इन्होंने अपना राज्यारोहण करवाया। इस राज्यारोहण को इसी दिन गुप्त संवत प्रचलित है और इसी दिन से क्या होता है? गुप्त संवत प्रचलित है। जैसे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में और ज्ञान की प्राप्ति 610 में और मक्का से मदीना गए हैं 622 और यही को कहा जाता है हिजरी संवत। और ये डेट कही जाती है, ये कब कहा जाता है? 31वीं ईस्वी, ये कहा जाता है गुप्त संवत। ठीक ध्यान रखना ये गुप्त संवत, ये हिजरी संवत। हिजरी संवत अभी बताया और ये गुप्त संवत इसी दिन से प्रचलित किया गया। इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के, इनके सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए। सोने के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक सोने के सिक्के प्राप्त हुए। कुमार देवी प्रकार। ठीक कुमार देवी के प्रकार से राजा व रानी के प्रकार का
और विवाह के प्रकार। राजा रानी प्रकार और विवाह प्रकार। ठीक, ये उनके सोने के सिक्कों पर इनकी मूर्तियां का अंकन किया गया है, कुमार देवी के प्रकार या राजा रानी के प्रकार या विवाह के प्रकार। भारतीय इतिहास की प्रथम, ये जो कुमार देवी का नाम है, भारतीय इतिहास की पहली राजकुमारी मानी जाती है। इसके नीचे डालो, चंद्रगुप्त प्रथम में भारतीय इतिहास की प्रथम राजकुमारी मानी जाती है, जिनके नाम के सिक्के जारी किए गए, जिनके नाम के सिक्के जारी किए गए। इससे पहले किसी के नाम, किसी राजकुमारी के नाम से सिक्के कभी नहीं जारी किए गए। ठीक, इनके नाम के सिक्के जारी किए। फिर नंबर 2, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें, इनका पहले नंबर क्या मिलता है? नंबर 1 प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ये क्या है? क्या लेख है? अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति लगवाने वाला प्रथम शासक किस काल में हुआ? ये किस काल का है? गुप्त काल का। हाँ, डाले, प्रशिष्ट लगवाने वाला प्रथम शासक। प्रशस्ति लगवाने वाला प्रथम शासक। प्रशस्ति लगवाने वाला पहला शासक। ध्यान रखना, प्रशस्ति लगवाने वाला पहला शासक। सर ये है क्या? कौन? लेख। गुप्त का। ध्यान रखना, गुप्त का। दूसरी बात ध्यान देना, रचना प्रशस्ति की रचना किसने की थी? रचना किसने की थी? हरिसेन। ठीक, हरिसेन की रचना। उत्कीर्ण किस पर उत्कीर्ण किया गया है? उत्कीर्ण किसने करवाया? उत्कीर्ण तलभट्ट की जगह तिलभट्ट लिखो, समझ जाएगा। तिलभट्ट ने। ठीक, क्या बात हम पूछ रहे हैं यहाँ पर? प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेख में क्या अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। नीचे डालो, इंपॉर्टेंट करके लिखना। साम्राज्य विस्तार तो इसी काल में हुआ। हाँ, इसमें डालो साम्राज्य विस्तार है, इसमें लिखो इंपॉर्टेंट करके लिखना। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख इसमें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता है। हमें नहीं मालूम पड़ता कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में कभी जानकारी इसमें दी गई। केवल इसमें समुद्रगुप्त के नीतियों के बारे में उल्लेख किया गया। कहा गया कि समुद्रगुप्त ने कैसे कैसे राज्यों को जीत करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया है और कहाँ कैसे क्या उसके जीवन के लिए कार्य करते रहे। ये नीचे डालो, इसमें समुद्रगुप्त के युद्ध व नीतियों के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त के युद्ध व नीतियों के बारे में उल्लेख मिलता है। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी प्रोफेसर हेमचंद्र राय
चौधरी, प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धम्म विजयी कहा। धम्म विजयी की संज्ञा दी। धम्म विजयी की संज्ञा दी। ध्यान देना, समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धम्म विजयी किसने कहा? कौन? हेमचंद्र राय चौधरी। ठीक, ध्यान रखना। संपूर्ण विजयों का उद्देश्य क्या था? इसकी संपूर्ण विजयों का उद्देश्य क्या था? धरणी बंद, मतलब पूरी पृथ्वी को अपने हाथों में शासन करना, ले लेना। संपूर्ण विजयों का उद्देश्य क्या था? धरणी बंद। ठीक, संपूर्ण विजयों का उद्देश्य धरणी बंद था। ठीक, ये इतनी चीजें मिलती हैं कहाँ? प्रयाग प्रसिद्ध। फिर उसके अलावा क्या मिलता है गुप्त शासक में? एक नाम सुना होगा, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। ये एरण अभिलेख है, ये जानकारी में किसका है? जानकारी कहां से मिलती है? अभी क्या नाम बताया था? भानुगुप्त। हाँ, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समुद्रगुप्त एंड भानुगुप्त। ठीक, ध्यान रखना, समुद्रगुप्त एंड भानुगुप्त। और है ये किसके समय का? जानकारी मिलती हमें समुद्रगुप्त और भानुगुप्त की, और है किसका? किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का है। भानुगुप्त के समय का ही बना हुआ है। ठीक, उन्हीं ने इसको लगवाया था। इसमें क्या होता है? समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर कुबेर के समान और जबकि रुष्ट होने पर यमराज के समान बताया गया। इसी में एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त जब प्रसन्न होते हैं तब उन्हें कुबेर के समान बताया गया। इतनी धन दौलत लुटाते हैं, वर्षा करते हैं, पब्लिक को, अपनी प्रजा को खूब सारा धन देते हैं, और जब वो नाराज होते हैं तो यमराज के समान पता नहीं किसकी जान ले। ऐसी परिस्थितियां दिखाई गई हैं एरण अभिलेख में, ऐसा बताया गया। नीचे डालो। इसमें समुद्रगुप्त को प्रसन्न होने पर कुबेर के समान, जबकि रुष्ट होने पर यमराज के समान बताया गया है। रुष्ट होने पर यमराज के समान बताया गया है। और इसमें समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम बताओ कोई। समुद्रगुप्त की पत्नी राजमहिषी दंत देवी है, उनका भी इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, यमराज के समान बताया गया है। समुद्रगुप्त की पत्नी क्या नाम है इनका? राजमहिषी दंत देवी। राजमहिषी दंत देवी। ठीक, राजमहिषी दंत देवी का उल्लेख है।
ठीक, राजमहर्षि दत्त देवी का भी उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, 6 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख मिला है। मतलब जो समुद्रगुप्त है वो 6 प्रकार के सिक्के चलाते थे। कौन कौन? एक गरुड़ प्रकार का, एक धनुर्धारी प्रकार का, एक परशु प्रकार का, एक अश्वमेध प्रकार का, और एक है व्याघ्र हनन प्रकार का, और एक वीणा वादिन प्रकार का। जो अश्वमेध प्रकार का है उसमें दंत देवी का अंकन, ठीक, जो दंत देवी का अंकन है, और जो व्याघ्र हनन है उसमें पृष्ठ पर मकर वाहिनी है, मकर वाहिनी का चित्र है। और मकर वाहिनी का मतलब गंगा, ठीक। और दूसरी उनका नाम क्या है, यमुना का क्या होता है, कुम्भवाहिनी, ठीक, ध्यान रखना। नीचे डालो। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए? 6 प्रकार। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। नंबर 1 गरुड़ प्रकार, गरुड़ प्रकार का सिक्का। नंबर 2 धनुर्धारी, धनुर्धारी। नंबर 3 परशु प्रकार, परशु प्रकार। नंबर 4 अश्वमेध प्रकार, अश्वमेध प्रकार। अश्वमेध प्रकार में इसमें अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का है उसमें उनकी पत्नी का नाम बताया था, राजमहिषी दत्त देवी, और इन्हीं को दत्त देवी भी शब्द मिलेगा इसमें। दत्त भी लिख लेना, दंत भी, दोनों मिल जाते। दत्त देवी का अंकन है, ठीक, दत्त देवी का अंकन है। और नंबर 4, नंबर 5 व्याघ्र हनन प्रकार, हनन प्रकार। व्याघ्र माने हनन प्रकार। इसमें पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी का चित्र है। इसके पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी, पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी का क्या है, किया गया है, मकर वाहिनी का चित्रण है। और मकर वाहिनी का मतलब का चित्रण है, ठीक। नंबर 6 प्रकार का बच्चा है कौन? वीणा वादिनी, वादिनी प्रकार। वीणा वादिनी के प्रकार का ये 6 प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे? समुद्रगुप्त, ठीक। एक और भी बात आती है, लक्ष्मी अंकित मुद्रा का भी उल्लेख मिलता है। लक्ष्मी अंकित मुद्रा, ये भी गुप्तकालीन की ही, गुप्तकाल की मुद्रा है। इसमें भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में इसे अंकन किया गया है। इसमें भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में अंकन, के रूप में अंकन, ठीक। और एक बात मिलती है, क्या मिलती है? अच्छा, इसमें भगवान विष्णु के रूप में अंकन इसका मिलता है। इतनी चीजें सिक्के के रूप में है समुद्रगुप्त के। फिर आती है बात चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली का क्या लौह स्तंभ देखा है? महरौली, हाँ। तो ये है कहाँ इस समय? वर्तमान में कहाँ स्थित है? दिल्ली का किस हाल में रखा है? वो है कहाँ पर? दिल्ली में कहाँ है? कुतुब कॉम्प्लेक्स देखा है? दिल्ली का कुतुब कॉम्प्लेक्स
दिल्ली का कुतुब कॉम्प्लेक्स है, उसी में है, इस समय वर्तमान में रखा है। इसमें चंद्र नामक शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, उसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये बात कही गई है, लेकिन उसमें चंद्र शब्द का उल्लेख ही कहीं पर नहीं है। ठीक, तीसरी बात ये कहा गया चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। अभी भी इसमें जंग न लगी है, आगे भी संभावना बहुत कम, तब के समय का बना हुआ है और आज भी जंग नहीं लगी। कोई खटखटा रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय आपको बता दें, सबसे पहले नंबर 1 महरौली का लौह स्तंभ, महरौली का लौह ये कहाँ पड़ता है स्तंभ। बाकी बात ज्यादा लगी। महरौली लौह स्तंभ कहाँ है, कहाँ इस समय रखा है? हाँ, ध्यान रखना, दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है। दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ठीक, दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में वर्तमान, और इसमें चंद्र, मतलब जैसे कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्र नामक शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें चंद्र नामक शब्द का उल्लेख ही नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। चंद्रमा नामक शब्द का उल्लेख नहीं यहाँ पर कहीं दिखाई देता। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए केवल प्रयोग किया गया है। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ही प्रयोग किया गया है। और बता दें आपको, इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, अभी भी इसमें जंग नहीं लगी है, अभी भी इसमें जंग नहीं लगी है। रीजन क्या हो सकता है इसका? नहीं लगी अभी तक। धातुएं, जंग लगने पर क्या होता है, किसी धातु का भार बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, ठीक। अब उसके आगे डालो उदयगिरी गुहा अभिलेख, उदयगिरी गुहा अभिलेख, उदयगिरी का गुहा अभिलेख। जो उदयगिरी का गुहा अभिलेख कहाँ है, कहाँ? एक शब्द हम लिख रहे हैं, विदिशा, विदिशा कहाँ पड़ता है? एमपी। ठीक, विदिशा एमपी में। आपको बता दें, ये इसका निर्माण किसने करवाया था? उदयगिरी गुहा अभिलेख का निर्माण नहीं, गलत। आपने नाम सुना होगा वीरसेन, वीरसेन, वीरसेन। और ये हरिसेन का पुत्र है, हरिसेन का पुत्र है वीरसेन, इसने इसका निर्माण कराया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था वीरसेन,
चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। उदयगिरी गुहा अभिलेख गुफा, इस गुफा में एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया। इस गुफा में एक शिव मंदिर का भी निर्माण कर, जैसे एलोरा की गुफा, ऐसे उदयगिरी गुफा, यही गुहा जो गुफा है इसमें, इस गुफा में एक शिव मंदिर का भी निर्माण कराया है। ठीक, इस गुफा में एक मंदिर का निर्माण कराया है। इसके आगे डालो मथुरा का स्तंभ लेख, ये तो बहुत पढ़ा होगा। मथुरा का स्तंभ लेख, ये तो बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा। मथुरा का स्तंभ लेख, जो मथुरा का स्तंभ लेख है इसमें जैन तीर्थकारों का उल्लेख, जैसे 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ आगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती। ऐसे जो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? मथुरा स्तंभ लेख से मिलता है। इसमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ध्यान देना। इसमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ठीक, इसमें जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग इसी में दिखाई पड़ता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या प्रयोग किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो क्या चालू किया था? गुप्त संवत। ध्यान देना, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग, गुप्त संवत, गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग। ध्यान रखना, गुप्त संवत का पहली बार प्रयोग कहाँ मिलता है? मथुरा के स्तंभ लेख में। मथुरा का जो स्तंभ लेख है उसमें गुप्त संवत द्वारा, जो गुप्त संवत है उसका पहली बार प्रयोग किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है ये मथुरा का स्तंभ लेख है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। ठीक, इतनी बातें हैं मथुरा के स्तंभ लेख। फिर पूना का ताम्रपत्र, पूना का ताम्रपत्र, पूना कहाँ पड़ता है? पूना महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। ठीक, पूना ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र। ठीक, पूना का ताम्रपत्र, यम यच, ऐसे लिख दे। यस सर। ठीक, महाराष्ट्र किसके द्वारा, ये ताम्रपत्र किसके द्वारा लिखा गया, लिखवाया गया? किसके द्वारा, किसके द्वारा लिखवाया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम है प्रभावती। अब प्रभावती के द्वारा ही इसका उल्लेख कराया गया। प्रभावती गुप्त द्वारा। ठीक, प्रभावती गुप्त द्वारा इसका उल्लेख कराया गया। जानकारी हमें क्या मिलती है, समझना जरा।
नंबर 1, धरण गोत्र का उल्लेख किया गया। धरण गोत्र का उल्लेख, ठीक, धरण गोत्र का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, शकों पर विजयी का उल्लेख किया गया है। शक तो समझते हो, शकों पर विजयी का उल्लेख, ठीक, शकों पर विजय का भी उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ किया था? वाकाटक के एक शासक हैं, उन्हीं के साथ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के एक शासक हैं रुद्रसेन, और रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। और इन्हीं की सहायता से, रुद्रसेन की सहायता से ही उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त। नोट करके बात डाल लो, नोट करके लिखो। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पुत्री प्रभावती, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पुत्री प्रभावती, अपनी पुत्री प्रभावती, प्रथम है द्वितीय सर, चंद्रगुप्त प्रथम, तो ऊपर तो आपने द्वितीय दिखाया। हाँ, वो पुत्री प्रभावती, अच्छा नहीं, द्वितीय लिखो। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय, वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया, इसी की सहायता से उसने शकों को पराजित किया। इसी की सहायता से उसने क्या किया? शकों को भी पराजित कर दिया। शकों को पराजित करने के बाद, जानते हो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को जो पराजित कर दिया, उसके बाद में उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? नहीं, शक विजेता। हाँ, शक विजेता, शक विजेता की उपाधि नहीं, हाँ, विक्रमादित्य। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन है, नीचे डालो। शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, या शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जानते हो गुप्त शासकों में कितने शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 6 शासक। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ये कौन से नंबर के? पहले शासक हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक, ध्यान रखना, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। नीचे और भी डालो, व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। व्याघ्र प्रकार के, व्याघ्र प्रकार की चांदी के सिक्के चलाए। व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक। बस 2 मिनट और। गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक यही था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरी बात, चंद्रगुप्त द्वितीय की अभिलेखों में निम्न उपाधियां मिलती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की अभिलेखों में निम्न उपाधियां मिलती हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय की अभिलेखों में निम्न उपाधियां मिलती हैं। नंबर 1,
परम भट्टारक, इसी की उपाधि है परम भट्टारक। फिर परम भागवत, इसी को परम भागवत भी कहते हैं। और श्री विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, हाँ विक्रम सिंह अप्रतिरथ, ऐसे अप्रतिरथ, अप्रतिरथ। इसे सकरी भी कहा जाता है, इसे सकरी भी कहा जाता है, इसे सकरी भी कहा जाता है। हाँ? इसे सकरी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर वाली पढ़। शकरी नहीं, शकार, शकार, हाँ शकार देव, ये बात सही है। सकारी, सकरी नहीं, सकारी होता है, सब ध्यान रखना। इसे सकारी भी कहा जाता है। सकारी का मतलब किसका? सको सबको का दमन करने वाला, सही बात है। ये सकारी शब्द सकरी नहीं होगा, ठीक ध्यान रखना। सकारी, सॉरी, सकारी का मतलब है सबों का दमन करने वाला, और सबों का दमन करने के कारण इसे सकारी कहा जाता है। इसकी उपाधि ये भी मिली थी, ठीक। इसे सकारी भी कहा जाता है।